अनिल के पास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का 5 साल का अनुभव है। अब उसको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। उसके कुछ सहकारियों के साथ एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू करे, ऐसा उसको लगता है। इस बिजनेस के लिए उसको असल में ऑफिस की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सभी कर्मचारी घर से ही ठीक से काम कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उसको एक स्टार्टअप प्लान की जरूरत है, जिसमें सभी मूलभूत व्यवस्थापन, फाइनेंशियल विवरण और रूपरेखा होगी। स्टार्टअप प्लान उसको उसके हित संबंधियों से या स्पॉन्सर से वित्तीय मदद लेने के लिए काम आएगा। स्टार्टअप प्लान यानी क्या है, ये जान लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मदद से वो कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे स्टार्टअप मतलब क्या है, स्टार्टअप प्लान की व्याख्या जान लेना, स्टार्टअप प्लान का महत्व समझना, स्टार्टअप के लिए प्राथमिक फाइनेंशियल प्लान तैयार करना, स्टार्टअप प्लान के लिए आवश्यक घटकों की रूपरेखा बनाना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सहायता से स्टार्टअप प्लान तैयार करना। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप यानी कोई नई कंपनी या बिजनेस जो उनका नया उत्पादन बाजार में लाने के लिए एक या अनेक उद्योजकों के माध्यम से जन्म लेती है। एक स्टार्टअप आमतौर पर बिजनेस के लिए किसी नई कल्पना को आधार देता है। पेशेंस से काम करना और जल्दबाजी न करना ये स्टार्टअप के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो एक नया बिजनेस होता है। स्टार्टअप प्लान मतलब क्या? स्टार्टअप प्लान में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुल कितना बजट चाहिए, सभी स्टेप्स पार करने के लिए जरूरतों की एक लिस्ट और कुछ कानूनी बातें होंगी तो उनकी लिस्ट। प्राथमिक कल्पना से लेकर जनसंपर्क तक सब कुछ स्टार्टअप प्लान में शामिल है। स्टार्टअप प्लान में जरूरत अनुसार मार्केटिंग प्लान और विज्ञापन का नियोजन भी शामिल होता है। बिजनेस के स्वरूप अनुसार दीर्घकालीन हेतु के लिए इसमें लाइसेंसिंग और बाकी डॉक्यूमेंटेशन का भी समावेश होता है। बहुत से एंटरप्रेन्योर अनुभवी व्यावसायिकों से उनके वास्तविक स्किल्स सुधारने के लिए सलाह लेते हैं, जिससे उनका स्टार्टअप सही दिशा में आगे जाएगा। नए बिजनेस फाउंडेशन के लिए स्टार्टअप प्लान क्यों जरूरी होता है? अगर आपने स्टार्टअप प्लान तैयार करने के लिए समय दिया, तो आप भविष्य में मैनेजमेंट या फिनांस की समस्या टाल सकते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टअप प्लान आपके संपूर्ण बिजनेस के बारे में योजनाएं तय करके देता है। इसकी आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद होती है। आपको आपके उद्देश्य याद रखने में भी इसकी मदद होती है। इससे आप आपके बल स्थान या कमजोरियां जानकर उन पर काम कर सकते हैं। इससे आपको ये भी समझता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरा है या और रकम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दुनिया भर के लगभग 70% निवेशक या इन्वेस्टर्स ये जानते हैं कि एक ठीक से तैयार किया स्टार्टअप प्लान किसी भी उद्यमी के लिए सबसे जरूरी पहली सीढ़ी होती है। एक सर्वे में ऐसा पता चला है कि अच्छा स्टार्टअप प्लान वाले व्यवसाय वैसा प्लान न होने वाले व्यवसायों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं। आप स्टार्टअप के लिए एक फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करेंगे? फाइनेंशियल प्लान ये स्टार्टअप प्लान का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें संपूर्ण बजट और पैसों की संभाव्य जरूरत लिखी होती है। आपकी सभी जरूरतें आपके फाइनेंशियल प्लान में शामिल करना जरूरी होता है। फिर वो ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती हो या ज्यादा माल की जरूरत, आपने आपकी संभाव्य बिक्री पर आधारित अपेक्षित आमदनी लिख कर रखनी चाहिए और फाइनेंशियल अंदाज हर महीने निकालना चाहिए। कैश रिजर्व और बाकी रिसोर्स ये कठिन परिस्थिति के लिए संभाले रखने चाहिए। हिसाब और इनकम स्टेटमेंट तैयार करने चाहिए। जरूरत अनुसार आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। आप आपके ध्येय पा रहे हैं और आपके अंदाज और प्रत्यक्ष परिणाम सही है, ये निश्चित करने के लिए।
आपको स्टार्टअप प्लान कब करना जरूरी है? यशस्वी एंटरप्रेन्योर के अनुसार आपने आपका स्टार्टअप प्लान तैयार करने का सही समय, मतलब आपने आपका बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेने के बाद 6 से 12 महीने। स्टार्टअप प्लान तैयार करने के लिए 3 महीने का समय लेना चाहिए। यह समय आपकी सफलता का प्रमाण बढ़ाता है। स्टार्टअप प्लान में जरूरी घटक क्या है? आप कोई आईटी कंपनी स्थापन कर रहे हैं जो लाखों लोगों को नौकरी या सेवा देगी, या कोई रेस्टोरेंट जो विविध प्रकार के खाने के पदार्थ उपलब्ध करके देता होगा, आपने आपका बिजनेस आपके प्रतियोगी से आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए आपके स्टार्टअप प्लान के घटकों की जानकारी लेना जरूरी है। ये घटक क्या है, देखते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी की जानकारी, मार्केट का विश्लेषण, प्रतियोगिता का विश्लेषण, व्यवस्थापन और संस्था की जानकारी, मार्केटिंग प्लान, सेल्स धोरण, फंडिंग के बारे में विनती और वित्तीय अंदाज। स्टार्टअप चेकलिस्ट मतलब क्या? स्टार्टअप चेकलिस्ट यानी ऐसे सभी मुद्दों की लिस्ट जो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ध्यान में लेना जरूरी है। ये मुद्दे क्या है, आइए देखते हैं। आपके स्टार्टअप का उद्देश्य मालूम होना, स्टार्टअप के लिए बिजनेस प्लान तैयार कीजिए, स्टार्टअप के लिए सही क्षेत्र चुनिए, आपके लिए और आपके साथ काम करने वाली एक अच्छी टीम चुन लीजिए, आपके बिजनेस का और कंपनी का नाम रजिस्टर कर लीजिए, सेल्स और मार्केटिंग का प्लान बनाइए, एक सुरक्षित व्यवसाय कर रहे हैं यह निश्चित कीजिए, समस्याओं में अतिरिक्त रकम की व्यवस्था रखिए, ज्यादा ग्राहक लेने के लिए बिजनेस का विज्ञापन कीजिए और कानूनी काम के लिए सलाहकार रखिए। स्टार्टअप प्लान तैयार करने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं? अच्छा स्टार्टअप प्लान बनाने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स और एप्लीकेशंस कुछ इस तरह है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ऑफिस 365, गूगल स्लाइड्स, बिजनेस प्लान क्विक बिल्डर ऐप, कैनवा। आप इस वेबसाइट से टेम्पलेट लेकर भी स्टार्टअप प्लान तैयार कर सकते हैं। www.template.net। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सहायता से स्टार्टअप प्लान कैसे तैयार करें? स्टार्ट मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू कीजिए। आपको दिखेगा कि वहां बहुत से डिजाइन के टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट की ग्राहकों की सुविधा के लिए दिए हुए हैं। आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करनी नहीं है तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कीजिए। पहली स्लाइड आपके सामने है जिसमें टाइटल और सबटाइटल के लिए जगह है। अब स्लाइड डिजाइन करते हैं। न्यू बार के डिजाइन मेन्यू पर जाइए। फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड फिल पहले ही सिलेक्ट किया है। फिल कलर ऑप्शंस पर क्लिक करके स्लाइड को अच्छा बैकग्राउंड कलर चुन लीजिए। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आपके प्लान का टाइटल दीजिए। इसी प्रकार सब टाइटल दीजिए। अब अपनी जरूरत अनुसार टेक्स्ट फॉर्मेट करेंगे। टाइटल टेक्स्ट सिलेक्ट करके होम टैब पर जाइए। टाइटल के लिए फॉन्ट स्टाइल चुनिए। अब ऐसा फॉन्ट कलर चुनिए जो बैकग्राउंड कलर पर अच्छा दिखेगा। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन से सही साइज चुनिए। इसको ज्यादा आकर्षक करने के लिए टाइटल से XS ये अक्षर चुनकर उन्हें कलर ड्रॉप डाउन से अलग रंग दीजिए। अब सबटाइटल टेक्स्ट सिलेक्ट करके फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट के लिए सही रंग चुनिए। चेंज केस ऑप्शन पर जाकर अपर केस ये पर्याय चुनिए। अब कैरेक्टर स्पेसिंग ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर जाकर लूज पर क्लिक कीजिए। अब टाइटल की जगह बदलते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए।
शेप कॉर्नर पॉइंट्स पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स की जगह बदलिए। बॉक्स उसके किनारे पर क्लिक करके ड्रैग कीजिए और सही जगह पर ले जाइए। इसी प्रकार सबटाइटल टेक्स्ट बॉक्स को भी सही जगह ले जाइए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए, शेप्स पर क्लिक कीजिए, ऑप्शंस से लाइन चुनिए। अब कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइए और स्लाइड पर लाइन निकालिए। इससे ये एक सीधी लाइन होगी। उसकी लंबाई आपकी इच्छा अनुसार बदल लीजिए। शेप स्टाइल पर जाकर एक स्टाइल आपके लाइन के लिए चुनिए। अब शेप आउटलाइन बटन पर जाइए और ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। थीम का रंग चुनिए। लाइन पर क्लिक करके उसकी जगह तय कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए, आइकॉन्स। यहां से आपके कंपनी के नाम के लिए आइकॉन चुनिए। हम टीचिंग से संबंधित आइकॉन खोज रहे हैं। ये देखिए यहां है। उस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप वो आइकॉन आपके स्लाइड पर सेव कर सकते हैं। उसकी जगह बदलिए और उसका आकार कॉर्नर को खींचकर बदलिए। सिलेक्ट पोजीशन कायम रखकर फॉर्मेट ग्राफिक कॉलम पर जाइए। कलर ऑप्शन पर जाकर आपकी पसंद का रंग आइकॉन के लिए चुनिए। आइकॉन के बाहर क्लिक करके डीसिलेक्ट कीजिए। अब यह बहुत अच्छा दिखता है। अब यह पीपीटी सेव करते हैं। फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज। फाइल के लिए सही जगह चुनिए। हम फोल्डर फॉर स्टार्टअप प्लान चुनते हैं। पीपीटी का नाम बदल के स्टार्टअप प्लान ऐसा रखिए। सेव पर क्लिक कीजिए। अब रिबन पर जाइए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए। ब्लैंक पर क्लिक कीजिए और एक खाली स्लाइड पहले की स्लाइड को जोड़ दी जाएगी। यह स्लाइड भी हम डिजाइन करेंगे। इंसर्ट पर जाइए, फिर पिक्चर्स, फिर फाइल लोकेशन से पिक्चर चुनिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपको वो पिक्चर आपकी स्लाइड पर दिखेगा। उसकी जगह जरूरत अनुसार बदल लीजिए। बैकग्राउंड इमेज पर स्लाइड ठीक से फिट होने के लिए अलाइन कीजिए। ये पिक्चर सिलेक्टेड ही रखिए और फॉर्मेट पर जाकर ड्रॉप डाउन ऑप्शन से क्रॉप चुनिए। अब पिक्चर के किनारे चारों तरफ से ड्रैग करके न लगने वाला हिस्सा निकाल दीजिए। पिक्चर के बाहर क्लिक करके पिक्चर कैसा दिखेगा ये देखिए। अब इंसर्ट पर जाइए, शेप्स, क्लिक करके ड्रॉप डाउन से एक रेक्टेंगल चुनिए। उसको पिक्चर पर रखकर पूरी स्लाइड और पिक्चर ढकने के लिए उसकी साइज बदल दीजिए। शेप फिल पर जाकर काला रंग शेप के लिए चुनिए। अब फॉर्मेट शेप में जाकर 88 ट्रांसपेरेंसी चुनिए। इससे पिक्चर को मैट लुक मिलेगा। यहां आप आपकी जरूरत अनुसार कितना भी परसेंटेज चुन सकते हैं। फॉर्मेट शेप सेक्शन पर नीचे आइए और नो लाइन चुनिए। फिर इंसर्ट पर जाइए, शेप्स, अच्छा शेप चुनिए। यहां हम फ्लो चार्ट टर्मिनेटर चुन रहे हैं। यह शेप स्लाइड पर रखिए। चाहिए वो टेक्स्ट उसमें एंटर कीजिए। फिर ड्रॉप डाउन से इस शेप के लिए कलर चुनिए और मोर फिल कलर्स पर जाइए। ट्रांसपेरेंसी 10% चुनिए और ओके पर क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन पर जाइए, नो आउटलाइन चुनिए। फिर शेप से टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट पर जाकर अच्छा फॉन्ट लीजिए। अगर आपको कोई फॉन्ट चाहिए तो आपको मालूम होगा, उसका नाम टाइप करके एंटर दबाइए। अब फॉन्ट साइज में जाकर फॉन्ट की साइज बदलिए। टेक्स्ट ठीक से फिट होने के लिए शेप की साइज जरूरत अनुसार कम या ज्यादा कीजिए। अब इंसर्ट पर जाइए, शेप्स, एक रेक्टेंगल चुनिए और उसको स्लाइड पर लाइए। उसकी जगह आपको चाहिए वैसी बदल लीजिए। शेप फिल पर जाकर शेप को अच्छा कलर चुनिए। शेप आउटलाइन पर जाइए और नो आउटलाइन चुनिए। फिर शेप फिल पर जाइए
और मोर फिल कलर्स पर जाइए। ट्रांसपेरेंसी आपकी पसंद अनुसार चुनिए और ओके पर क्लिक कीजिए। शेप पर डबल क्लिक कीजिए। आपके नोटपैड को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर लीजिए, जहां आपने हर स्लाइड के लिए संबंधित जानकारी आपकी सुविधा के लिए लिख रखी है। राइट क्लिक करके चाहिए उस जानकारी को टेक्स्ट कॉपी करके शेप में पेस्ट कीजिए। संपूर्ण टेक्स्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। फॉन्ट पर जाकर फॉन्ट स्टाइल और साइज आपकी जरूरत अनुसार बदल लीजिए। अब फिर शेप पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी पेस्ट कीजिए। वही टेक्स्ट का डुप्लीकेट शेप आएगा, उसको आपकी जरूरत अनुसार सही जगह हिलाइए। फिर नोटपैड खोलिए, उससे चाहिए वो टेक्स्ट सिलेक्ट करके शेप में कॉपी कीजिए। पहले का टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+V दबाकर कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट कीजिए। ग्रेट, अब ये स्लाइड भी पूरी हो गई है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। स्टार्टअप मतलब क्या है, स्टार्टअप प्लान की व्याख्या जान लेना, स्टार्टअप प्लान का महत्व समझना, स्टार्टअप के लिए प्राथमिक फाइनेंशियल प्लान तैयार करना, स्टार्टअप प्लान के लिए आवश्यक घटकों की रूपरेखा बनाना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सहायता से स्टार्टअप प्लान तैयार करना। अनिल ने उसकी कंपनी के लिए स्टार्टअप प्लान तैयार किया है। वो इस नए काम के बारे में बहुत उत्साहित है। उसको आशा है कि उसने बनाए सभी प्लान्स अमल मिलाकर वो सफलता के नए शिखर तक जाएगा। अनीता ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए हैं। केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के बाद उसे एक जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई है। यद्यपि अनीता कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन उसके परिवार के लिए उसकी फीस जमा करना कठिन हो रहा है। इंटरनेट पर शैक्षिक ऋण के बारे में सूचना के लिए खोजते समय अनीता ने विद्या लक्ष्मी नामक पोर्टल देखा। इस पोर्टल के माध्यम से अनीता को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण के बारे में जानकारी मिली। अब वो उपयुक्त शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं और मिले हुए कॉलेज में प्रवेश ले सकती हैं। आइए देखें ऑनलाइन शैक्षिक ऋण के लिए कैसे आवेदन करते हैं। इस कार्य के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे: विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अपना रजिस्टर करवाना, समझाना कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर शैक्षिक ऋण के लिए कैसे रजिस्टर करते हैं, और उपयुक्त शैक्षिक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका समझाना। शैक्षिक ऋण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के भुगतान में सहायता करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण होते हैं। विद्यालक्ष्मी पोर्टल विद्यार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण को देखने, उनके लिए आवेदन करने और उनकी स्थिति जानने में सहायता करता है। इस पोर्टल के माध्यम से एक उपयुक्त शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट vidyalakshmi.co.in पर जाएं। चूंकि आप नए यूजर हैं, अतः सर्वप्रथम आपको रजिस्टर करना होगा।
आगे बढ़ने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सर्वप्रथम एक उपयुक्त पद यानी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। फिर नाम, संपर्क के विवरण एवं अकाउंट का पासवर्ड डालें। दिए हुए टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित कैरेक्टर सही ढंग से एंटर करें। पोर्टल का उपयोग करने के लिए नियमों और शर्तों को पढ़ने के लिए हाईलाइट किए हुए लिंक पर क्लिक करें। उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आएं और वेबसाइट का उपयोग जारी रखने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक पहुंचेगा। अपना ईमेल आईडी खोलें और अपने अकाउंट को सक्रिय करने के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। पुष्टि का एक संदेश प्रदर्शित होता है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। अकाउंट बनाने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें। फिर बॉक्स में प्रदर्शित कैरेक्टर एंटर करें। आगे बढ़ने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। आवेदन शुरू करने के लिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी सभी मार्कशीट, प्रवेश के प्रमाण और आय प्रमाण सहित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी तैयार है। प्रदर्शित निर्देशों को पढ़ें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब पर संबंधित फील्ड में अपने नाम, शैक्षिक योग्यता, आय और पता इन जैसे विवरण डालें। इसी प्रकार पेरेंट या हस्बैंड कॉलम में अपने माता पिता या पति या पत्नी के विवरण दें। डाली गई सूचना को सेव करते रहने के लिए बेहतर होता है कि प्रत्येक टैब पर सेव बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक बार जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप विंडो सामने प्रस्तुत होता है जो आपको निर्दिष्ट करता है कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सेव हो गया है। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। विभिन्न टैब के नामों पर क्लिक करने पर आप उन पर जा सकते हैं। प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स टैब पर अपना या अपने माता पिता अथवा अपने पति या पत्नी के बैंक का विवरण दें। आगे बढ़ने के लिए सेव पर क्लिक करें। फिर कोर्स डिटेल्स टैब पर जाएं और जिस शैक्षिक कोर्स के लिए आपको ऋण की आवश्यकता है उसके विषय में अपेक्षित सूचना डालें। अगले टैब पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऋण के लिए आवेदन भरने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है बैंक को विश्वास दिलाना कि आप अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने ऋण का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का अनुमान लगाना होगा कि आप प्रत्येक माह बैंक को कितना और कितनी किश्तों में भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स टैब में सर्वप्रथम एंटर करें कि आप ऋण की राशि कितनी किश्तों में भुगतान करने की योजना बना रहे हैं। फिर आप प्रत्येक माह जितनी राशि का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं वो राशि डालें। इस सूचना को जमा करने के लिए सेव पर क्लिक करें और उन सभी विभिन्न बॉक्स को सक्रिय करें जिनमें आप अपेक्षित विवरण भर सकते हैं। अब विभिन्न खर्चों की अनुमानित राशि के विषय में विस्तृत जानकारी डालें। चूंकि इस सूचना के आधार पर आपके ऋण का आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होगा, अतः सुनिश्चित करें कि आप इसे बुद्धिमानी पूर्वक और सही भरते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट टैब पर सभी अपेक्षित डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इस फॉर्म में डाली गई सभी सूचना को सुरक्षित करने के लिए सेव पर क्लिक करें। घोषणा का भाग सावधानीपूर्वक पढ़ें और ये घोषणा करने के लिए कि आपके द्वारा दी गई सारी सूचना सही है, चेक बॉक्स पर क्लिक करें। सारी सूचना की पुष्टि के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बधाई, आपने शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर लिया है। आपका फॉर्म इस पोर्टल में सेव रहता है, जिससे जब आप किसी विशेष ऋण के लिए आवेदन करना चाहें, आप फॉर्म की पुष्टि करके उसे जमा कर सकते हैं। क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है, अब आप पोर्टल पर सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। आइए हम उपयुक्त ऋण खोजें। ऐसा करने के लिए सर्च फॉर लोन स्कीम पर क्लिक करें। प्रदर्शित पेज पर सर्च बाय विकल्प के अंतर्गत विभिन्न ड्रॉप डाउन बॉक्स में उपयुक्त विकल्पों को सिलेक्ट करके अपनी पसंद के ऋण के प्रकार को निर्दिष्ट करें। अब सर्च पर क्लिक करें।
भरी गई श्रेणी के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की सूची प्रदर्शित होती है। किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक ऋण की योजना को देखने के लिए लोन स्कीम नेम कॉलम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। ऋण की योजना से संबंधित सूचना प्रदर्शित होती है। योजना के नियमों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और देखें कि ये आपके अनुरूप है या नहीं। ऋण पेज को खोजने के लिए वापस आएं। यदि आप किसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक ऋण योजना को पसंद करते हैं तो अप्लाई बटन पर क्लिक करें। यदि आपने पहले ऋण आवेदन फॉर्म पूरा भर लिया था तो आपके ऋण का आवेदन स्वतः ही चुने हुए बैंक में जमा हो जाएगा। इस प्रकार विद्या लक्ष्मी पोर्टल शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन करने के काम को अत्यधिक सरल बनाता है। आपको विभिन्न बैंक के पोर्टल पर जाकर इन ऋण के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करनी पड़ती और न ही आपको किसी बैंक के अधिकारियों से बात करने की आवश्यकता होती है। ये केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न बैंक से उपयुक्त ऋण के लिए आवेदन करने में समर्थ बनाता है। जब भी आप अपने आवेदन पत्र को एडिट करना चाहें, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपने मित्रों को इस पोर्टल के विषय में बताएं ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन कर सकें। रोहित के शिक्षक इंटरनेट पर राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के संबंध में अपनी कक्षा में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आइए देखें वो अपने विद्यार्थियों को क्या समझाते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना, किसी स्कॉलरशिप के लिए पहले किए गए आवेदन के नवीकरण के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उपयोग। स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। विद्यार्थियों को सरकारी स्कॉलरशिप से लाभान्वित करने के काम को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आरंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप उपयुक्त सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं और वर्तमान में प्राप्त कर रहे स्कॉलरशिप का नवीकरण करवा सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने के लिए URL http://scholarships.gov.in पर जाएं। यदि आप नए यूजर हैं तो न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करें। पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए मार्गदर्शिका को सावधानीपूर्वक पढ़ें। आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और आपके बैंक एनरोलमेंट नंबर जैसे अन्य विवरण आपके साथ तैयार है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। फ्रेश स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी अपेक्षित विवरण डालें। आगे बढ़ने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लेने पर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाता है। भविष्य में संदर्भ के लिए कृपया इसे लिख लें। लॉगिन पेज पर जाने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इस पेज पर लॉगिन आईडी बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालें। दूसरे बॉक्स में अपनी जन्म तिथि डालें। ये आपका पासवर्ड है। अपनी पुष्टि करने के लिए प्रदर्शित कैरेक्टर सही ढंग से डालें। आगे बढ़ने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने पर आपको अपना आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। प्रदर्शित फॉर्म में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स सेक्शन में उपयुक्त जानकारी भरें। इन विवरणों को भरने के बाद आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म के अगले पेज पर सर्वप्रथम अपने संपर्क से संबंधित सही विवरण भरें। फिर आप जिस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं
उसे सिलेक्ट करें। अब अपेक्षित डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट प्रतियां अपलोड करें। एप्लीकेशन फॉर्म में सभी सूचना की पुष्टि करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों के पास जमा हो गया है। यदि आप बाद में कभी अपने आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करना चाहते हो तो अपने अकाउंट में लॉगिन करें और चेक योर स्टेटस पर क्लिक करें। अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करें। यदि आपने पहले स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था और आप उसका नवीकरण करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल पर क्लिक करें। यदि वर्तमान में आप लॉगिन नहीं हैं तो सही विवरण डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। जब आप लॉगिन होते हैं रिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण डालें। यदि आवश्यकता हो तो वर्तमान सूचना अपडेट करें। फॉर्म के अगले पेज पर जाने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस कार्य में आप सीखेंगे एक नई स्प्रेडशीट बनाना, विभिन्न सेलों पर जाना, डेटा एंटर करना, कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई बदलना। आप जानते हैं कि जब आप पहली बार कैल्क शुरू करते हैं तो आपके सामने एक खाली स्प्रेडशीट नजर आती है। जब कोई पहले से मौजूद स्प्रेडशीट खुली हुई हो तो एक नई खाली स्प्रेडशीट बनाने के लिए फाइल मेन्यू से न्यू सिलेक्ट करें और फिर स्प्रेडशीट पर क्लिक करें, अथवा आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग भी कर सकते हैं। पहली खाली स्प्रेडशीट प्रदर्शित होती है। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को अपने विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए अंकों का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव स्वयं करना बहुत ही बड़ा और समय लेने वाला काम होता है। हम openoffice.org कैल्क का उपयोग करके ऐसी वर्कबुक तैयार करेंगे जिसमें विद्यार्थियों के समूहों की परीक्षा के रिकॉर्ड शामिल होंगे। हम कुल, औसत आदि जैसी नियमित गणनाएं करने के लिए फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यार्थियों के अंकों में विविधता प्रदर्शित करने के लिए हम चार्ट का उपयोग करेंगे। नई स्प्रेडशीट में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर स्थित पहला सेल सक्रिय है। नेम बॉक्स में आप सेल एड्रेस देख सकते हैं। ये कॉलम संख्या और फिर रो संख्या से प्रदर्शित होता है। किसी सेल में डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको उस सेल पर जाना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है जिस सेल को आप सक्रिय करना चाहते हैं उसमें क्लिक करें। आप बाएं, दाहिने, ऊपर अथवा नीचे जाने के लिए एरो बटनों का उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक सेल से दूसरे पर जाते हैं आप देख सकते हैं कि सक्रिय सेल का संदर्भ अथवा एड्रेस नेम बॉक्स में नजर आता है। अब हम डेटा एंटर करने के लिए तैयार है। सेल A1 में स्कूल का नाम टाइप करें, फिर सेल प्रदर्शित तरीके से A3, A4 और A6 में टेक्स्ट एंटर करें। जब आप एक सेल से दूसरे में जाते हैं आप देखते हैं कि फॉर्मूला बार में सक्रिय सेल की सामग्री नजर आती है। अब रो 8 में हेडिंग टाइप करें। एक ही रो के अगले सेल पर जाने के लिए टैब बटन का उपयोग किया जा सकता है। किसी कॉलम के डेटा को कभी-कभी लेबल शीर्षक दिया जाता है। यहाँ रोल नंबर, नाम आदि लेबल हैं। रो 9 में
पहले विद्यार्थी का रोल नंबर टाइप करें और अगले सेल पर जाने के लिए टैब दबाएं। विद्यार्थी का नाम टाइप करें। आप देख सकते हैं कि नाम बढ़कर अगले सेल तक पहुंच जाता है। टैब को दबाने से आप अगले सेल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पिछले सेल का डेटा अभी भी प्रदर्शित है। पहले विषय के अंक एंटर करें, लेकिन अब नाम केवल आंशिक रूप से प्रदर्शित है। ये एक छोटे से लाल त्रिकोण से प्रदर्शित होता है। हम जल्दी ही इसे ठीक करेंगे। अभी के लिए प्रदर्शित तरीके से इस विद्यार्थी के अंकों को और साथ ही अन्य विद्यार्थियों के डेटा को एंटर करें। चूंकि नेम कॉलम का डेटा पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं है, अतः आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होगी। इसके लिए अपने पॉइंटर को कॉलम बी की हेडिंग के दाहिनी सीमा पर रखें। जब पॉइंटर 2 सिरों वाले एरो में बदल जाएं, तो बाउंड्री पर क्लिक करें। कॉलम की चौड़ाई स्वतः ही कॉलम में दिए हुए कैरेक्टर की अधिकतम लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगी। आप विविध हेडिंग के बीच बाउंड्री को ड्रैग करके भी किसी रो की ऊंचाई अथवा कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हैं। रो की ऊंचाई के लिए फॉर्मेट मेनू से रो सिलेक्ट करें और फिर हाइट पर क्लिक करें। प्रदर्शित विंडो में अपेक्षित अंक डालें और ओके पर क्लिक करें। रो की ऊंचाई निर्देशित तरीके से बदल जाती है। कॉलम की चौड़ाई के लिए कोई विशिष्ट अंक को भी फॉर्मेट मेनू का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। आप इस कार्य के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा एक नई स्प्रेडशीट बनाना, विभिन्न सेलों पर जाना, डेटा एंटर करना, कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई बदलना। इस कार्य में आप सीखेंगे एक नई स्प्रेडशीट बनाना, विभिन्न सेलों पर जाना, डेटा एंटर करना, कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई बदलना। आप जानते हैं कि जब आप पहली बार कैल्क शुरू करते हैं, तो आपके सामने एक खाली स्प्रेडशीट नजर आती है। जब कोई पहले से मौजूद स्प्रेडशीट खुली हुई हो, तो एक नई खाली स्प्रेडशीट बनाने के लिए फाइल मेन्यू से न्यू सिलेक्ट करें और फिर स्प्रेडशीट पर क्लिक करें, अथवा आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग भी कर सकते हैं। पहली खाली स्प्रेडशीट प्रदर्शित होती है। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को अपने विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए अंकों का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव स्वयं करना बहुत ही बड़ा और समय लेने वाला काम होता है। हम openoffice.org कैल्क का उपयोग करके ऐसी वर्कबुक तैयार करेंगे जिसमें विद्यार्थियों के समूहों की परीक्षा के रिकॉर्ड शामिल होंगे। हम कुल, औसत आदि जैसी नियमित गणनाएं करने के लिए फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। साथ ही विभिन्न विद्यार्थियों के अंकों में विविधता प्रदर्शित करने के लिए हम चार्ट का उपयोग करेंगे। नई स्प्रेडशीट में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर स्थित पहला सेल सक्रिय है। नेम बॉक्स में आप सेल एड्रेस देख सकते हैं। ये कॉलम संख्या और फिर रो संख्या से प्रदर्शित होता है। किसी सेल में डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको उस सेल पर जाना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है, जिस सेल को आप सक्रिय करना चाहते हैं उसमें क्लिक करें। आप बाएं, दाहिने, ऊपर अथवा नीचे जाने के लिए एरो बटनों का उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक सेल से दूसरे पर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि सक्रिय सेल का संदर्भ अथवा एड्रेस नेम बॉक्स में नजर आता है। अब हम डेटा एंटर करने के लिए तैयार है। सेल A1 में स्कूल का नाम टाइप करें, फिर सेल प्रदर्शित तरीके से A3, A4 और A6 में टेक्स्ट एंटर करें। जब आप एक सेल से दूसरे में जाते हैं,
आप देखते हैं कि फॉर्मूला बार में सक्रिय सेल की सामग्री नजर आती है। अब रो 8 में हेडिंग टाइप करें। एक ही रो के अगले सेल पर जाने के लिए टैब बटन का उपयोग किया जा सकता है। किसी कॉलम के डेटा को कभी-कभी लेबल शीर्षक दिया जाता है। यहाँ रोल नंबर, नाम आदि लेबल हैं। रो 9 में पहले विद्यार्थी का रोल नंबर टाइप करें और अगले सेल पर जाने के लिए टैब दबाएं। विद्यार्थी का नाम टाइप करें। आप देख सकते हैं कि नाम बढ़कर अगले सेल तक पहुंच जाता है। टैब को दबाने से आप अगले सेल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पिछले सेल का डेटा अभी भी प्रदर्शित है। पहले विषय के अंक एंटर करें, लेकिन अब नाम केवल आंशिक रूप से प्रदर्शित है। ये एक छोटे से लाल त्रिकोण से प्रदर्शित होता है। हम जल्दी ही इसे ठीक करेंगे। अभी के लिए प्रदर्शित तरीके से इस विद्यार्थी के अंकों को और साथ ही अन्य विद्यार्थियों के डेटा को एंटर करें। चूंकि नेम कॉलम का डेटा पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं है, अतः आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होगी। इसके लिए अपने पॉइंटर को कॉलम बी की हेडिंग की दाहिनी सीमा पर रखें। जब पॉइंटर 2 सिरों वाले एरो में बदल जाएं, तो बाउंड्री पर क्लिक करें। कॉलम की चौड़ाई स्वतः ही कॉलम में दिए हुए कैरेक्टर की अधिकतम लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगी। आप विविध हेडिंग के बीच बाउंड्री को ड्रैग करके भी किसी रो की ऊंचाई अथवा कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हैं। रो की ऊंचाई के लिए फॉर्मेट मेनू से रो सिलेक्ट करें और फिर हाइट पर क्लिक करें। प्रदर्शित विंडो में अपेक्षित अंक डालें और ओके पर क्लिक करें। रो की ऊंचाई निर्देशित तरीके से बदल जाती है। कॉलम की चौड़ाई के लिए कोई विशिष्ट अंक को भी फॉर्मेट मेनू का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है।